नमस्कार दोस्तों। आज आपकी कितने अक्टूबर है? आपका 14 अक्टूबर है। और 14 अक्टूबर को हम आपके जो चार आंसर का क्वेश्चन हमने मॉडल आंसर दिया था उसके ये क्या है, मॉडल आंसर है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर वन्यजीव आबादी की तीव्र गिरावट के पीछे प्रमुख कारकों की जांच करना है। तो देखिए, आपको देखो वैश्विक स्तर पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव आबादी जो लगातार गिर रही है, उसके बारे में आपके प्रमुख कारक बताने हैं। और आपको दूसरे नंबर में क्या करना है, यह कारक जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि के दोहरे संकटों से कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। देखिए, जैसे हमने देखा प्रमुख संख्या में गिरावट आ रही है, ठीक है ना। तो ये कैसे हमारे जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता के लिए जिम्मेदार होगा, बस ये आपको लिखना है। आ गया समझ में? तो इसमें आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया मॉडल आंसर में, हाल ही में वन्यजीव जो आपका कोष है, WWF जिसको बोलते हैं आपके, इसके बारे में सबको याद होगा। WWF की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 73% जो प्रजातियां वो कैसी हैं, लुप्त होने के कगार में हैं। और लुप्त होने के प्रमुख कारण क्या हैं आपके, जैसे आपने देखा जलवायु परिवर्तन हो गया, आवास का कम होना है, ठीक है ना, मानव प्रकृति में संरक्षण, जैसे मानव हाथी में संरक्षण हो गया, तेंदुआ में हो गया, तो मानव क्या करते हैं, मिलजुल करके मार डालते हैं उनको। शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, कीटनाशक उपयोगों का बहुत ज़्यादा छिड़काव हो रहा है ताकि जो छोटे छोटे कीट पतंगे ये भी नष्ट हो रहे हैं। औद्योगिकरण, देखिए जो आपने देखा होगा कीट पतंगों के नष्ट होने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए एक चीज़ समझो आप लोग, जैसे आपने देखा होगा फूड चैन सिस्टम, इसमें जैसे आपने देखा होगा कि पहले आता है टिड्डा। टिड्डा कौन खाता है, मेढक। मेढक कौन खाता है, मोर, है ना। तो अब यहाँ पर टिड्डा नहीं रहेगा तो मेढक को संख्या में तो कमी हो जाएगी ना, ये फिर इसके क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट क्षमता प्रभावित होगी, मेढक की संख्या में गिरावट आएगी तो मोर बहुत कम वो बचेंगे। तो ये क्या है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। तो कीटनाशक का उपयोग हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिकरण हो गया, प्राकृतिक वनस्पतियों का नष्ट होना आ जाता है, आवास में क्या हो जाना, कमी हो जाना। ये सभी आपके क्या है, जलवायु परिवर्तन के आपने देख लिया कारण है, लुप्त होने के कारण है, सॉरी जलवायु परिवर्तन के नहीं है, प्रजातियों के लुप्त होने के कारण है। अब देखिए इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे हाईवे बनते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, हाईवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इनमें क्या हो रहा है भाई, पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है, पशु पक्षियों, हमने देखा इनका खाना कम हो रहा है, रहने के लिए कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब आपको मॉडल आंसर में लिख देना है। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे हमने देखा इसमें बहुत सारे क्या है, इसके प्रभाव हो सकते हैं। जैसे आपने देखा उद्योग के चलते पहली बात तो मृदा प्रदूषण हो रही है, तो भूमि का बंजर हो जाना, खाद्य जाल प्रभावित होता है। जैसे आपने देख लिया पहले उपज कितनी थी, अब उपज में क्या है, कमी आ रही है कि नहीं। उतना गुणवत्तापूर्ण कुछ भी नहीं है ना, आपका गेहूँ चावल हर चीज़ में क्या रहा है, आपका मिलावट आ रही है। खाद, और उसके बाद जैसे में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ग्रीस और गैसों के क्या है, उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। भाई पेड़ पौधे कम हो रहे हैं तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रहा है। प्राकृतिक आवास आपने देख लिया, जैसे हमने देखा होगा पहले लोग जंगलों में रहते थे, अब कहाँ पर हैं, प्राकृतिक आवास घर बनाए जा रहे हैं। तो जब घर बनाए जाएंगे तो प्राणियों वनस्पतियों की संख्या में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। नदियों तथा जंतुओं की संख्या में क्या हो जाएगा, आपका कमी हो जाएगी। ये सब चीज़ें हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता की हानि से कई सारी हमें समस्याओं को जन्म दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, GS पेपर 4 का है आपका, इथिक्स का एंड इंटीग्रिटी का है। ये देखिए 14 अक्टूबर 2024 में है। नैतिक निर्णय लेने में विवेक की क्या भूमिका है। जो नैतिक निर्णय होते हैं इनके बारे में लिख देना, और विवेक का क्या भूमिका है, सार्वजनिक जीवन में उदाहरण देकर समझाइए। देखिए एक चीज़ समझो, जो नैतिक निर्णय से तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। नैतिक हित में नैतिक निर्णय क्या होता है, व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता न देकर निष्पक्ष, ईमानदारी और स्वायत्ता जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर निर्णयों का मूल्यांकन करना होता है। चूँकि देखो विवेक क्या होता है, विवेक एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये आ गया कि नहीं, नैतिक निर्णय, यानी कि यह व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता नहीं दी जाती, इस निष्पक्ष, ईमानदारी, स्वायत्तता और जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर निर्णय दिया जाता है, जैसे एक जज देता है, ठीक है ना। अब चूंकि देखो विवेक एक क्या है, संज्ञात्मक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के मूल प्रणाली के आधार पर विचार या भावनाओं को उजागर कर, जैसे हम लोग विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कैसे करते हैं, मूल प्रणाली के आधार पर विचार या भावनाओं को उजागर कर करते हैं। इसलिए नैतिक निर्णय लेने में विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हम जो देखते हैं तो उसके आधार पर कर देते हैं। भाई जैसे हमने देखा कोई व्यक्ति, जैसे विचारों का आदान प्रदान से निर्णय ले लिया जाता है। उसके बाद आंतरिक विचारों की भूमिका हो जाती है। रूप रंग बनावट से उत्पन्न विवेक का निर्णय हो जाता है। आपने देख लिया बदलते परिदृश्यों पर विवेक का विचार करना। ये सभी क्या हैं आपके
नैतिक निर्णय लेने में विवेक की स्वतंत्रता को निश्चित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है, एग्जाम्पल में ले ले, तो वो नैतिक निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा धार्मिकता का प्रयोग करेगा और उसी को प्राथमिकता देगा। सामाजिक व्यक्ति जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ये मान लो युद्ध तथा आतंकवाद को ही क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, भैया ये युद्ध ना हो, चूँकि ये शांति के लिए क्या है, आपके विवेक को प्रसारित करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा। थोड़ा मॉडल, देखो क्वेश्चन आंसर लिखना है ना, तो आपको बहुत कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना और आपका थोड़ा सा इंट्रो लिख देना, थोड़ा सा बॉडी बना देना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, अपने आप आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं उसके बाद जीएस पेपर थर्ड। देखिए जीएस पेपर थर्ड में क्या होता है, भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एनबीएफसी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की भूमिका की जांच करें। सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए एनबीएफसी के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें तथा समाधान सुझाएं। देखिए पहली बात तो वित्तीय समावेशन क्या होता है, वित्तीय समावेशन होता है अर्थात सबके पास सभी चीज़ों की समान उपलब्धता, ठीक है ना। तो जैसे हमने देखा व्यक्तियों और व्यवसायियों के पास उपयोगी तथा ज़रूरत सेवाओं कर पहुँच, जैसे लेन देन, भुगतान, ये सब चीज़ें हैं। वित्तीय मतलब होता है रुपए पैसे समस्या, ठीक है ना। तो आ गया, तो इसमें क्या है, आपके भूमिका क्या निभाते हैं। जैसे भूमिका क्या है, परिवहन क्षेत्र में आपको कोई भी बिजनेस करना है, सीधा एनबीएफसी बैंक से रुपए लेते हैं। एमएसएमई हो गया, सच लघु सूक्ष्म और उद्यम हो गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई भी आपको मेडिकल स्टोर वगैरह, ये सब क्या है। शिक्षा क्षेत्र आपने देख लिया, कोचिंग सेंटर वगैरह, ये सभी में लिए क्या है, वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हैं। कृषि क्षेत्र में हो गया, आपको कुछ भी कराना है, खेत में आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, वो क्या है, एनबीएफसी बैंक लोन दे देते हैं। अन्य क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा दिया जाता है, ठीक सॉरी, अन्य क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाता है। अब देखिए एक चीज़ और समझो, सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई सारी चुनौतियां भी हैं, इसमें आपको चुनौतियां दर्शा देना। देखिए जैसे एनबीएफसी क्या है, 1956 अधिनियम के तहत बनाई गई एक कंपनी है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये मांग जमा स्वीकार नहीं करती, अर्थात ये रुपए जमा नहीं स्वीकार करती। ये केवल 2 लाख तक का कर्ज स्वीकार कर सकते हैं, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं लेंगे और 2 लाख तक क्या क्या कर सकते हैं, कर्ज स्वीकार कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड और एटीएम तो उपलब्ध करा देते हैं, परंतु क्रेडिट कार्ड नहीं उपलब्ध कराते। देखो डेबिट कार्ड और एटीएम आपने देखा होगा एनबीएफसी बैंक, जैसे एयरटेल पेमेंट, ये सभी क्या एनबीएफसी बैंक है। और आपने देखा क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा देते हैं। ये केवल 2 लाख तक जमा स्वीकार कर सकते हैं। इनकी चुनौतियां क्या होती हैं, जैसे फंडिंग की समस्या, अब 2 लाख से ज़्यादा ये फंड ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, समस्या हो गई। एनबीएफसी लाइसेंस बहुत ज़्यादा समस्या, लाइसेंस बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर होती है। क्यों, क्योंकि मान लो 2-2 लाख रुपए इन्होंने सभी से जमा करा लिया और उसके बाद क्या हो रहा है, आपने ध्यान दिया होगा कि ये मार के भाग गए, तो क्या होगा, फिर आरबीआई रखती है ना, आरबीआई फिर सूची जारी कर देती है, भाई इनके तो कहाँ पर पकड़ेगी। तो इनका जो लाइसेंस की बहुत ज़्यादा समस्या है, लोन में तरलता ना होना, लोन देने में भी ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, परेशान करते हैं। चूँकि रिकवरी का इनके पास कोई लेने नहीं है, रिकवरी लेने में कोई इनके पास औद्योगिक वो नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्षमता निर्माण की समस्या, ये सभी इसमें आ जाते हैं आपके एनबीएफसी बैंक में। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। अगला देख लेते हैं हम लोग, कौन सा नंबर आ जा रहा है आपका, चौथा क्वेश्चन। बीए मेंस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है और इसमें देखिए आप लोग, हाँ इसमें दिया गया है, भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में भारत की रणनीति में आसियान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चर्चा करिए। देखिए ये चर्चा क्यों आया, आपने देखा होगा आसियान के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री आसियान की मीटिंग पर कहाँ गए, लाओस गए, ठीक है, लाओस की राजधानी वियंतियाने है, ठीक। तो अब देखिए जो भारत चीन के प्रभाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण आसियान कौन हो सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और भारत पहले से ही प्रभाव कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके चाइना सागर है, ठीक है ना, ये आपका इंडियन ओशन हो गया, हिंद महासागर, और यहाँ पर आपके आसियान देश हैं ये सब, ठीक। तो अब एक चीज़ समझिए, तो भारत ने एक चीज़ पॉलिसी, जैसे भारत निम्न भूमिका निभा सकता है। जैसे भारत ने कौन सी पॉलिसी लाई थी, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, आपको ध्यान होगा 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी थी। अब क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। आसियान देशों में सहयोग से प्रशांत महासागर में बैलेंस स्थापित की, जैसे भारत हो गया, वियतनाम हो गया। दूसरा इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जैसे भारत आसियान के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जैसे 100 बिलियन व्यापार आपने देखा होगा एग्रीमेंट किया। जैसे भारत को बढ़ाना है व्यापार, तो भारत आसियान के साथ क्या कर सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है, और व्यापार को 100 बिलियन डॉलर से आगे ले जाने की बात कह सकती है। ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं आप। आसियान हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक तथा मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। और साथ में आपने देखा धार्मिक और भाषाई आधारों के मामले पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सहयोग के साथ प्रशांत महासागर क्षेत्र में हम
एक सहयोग स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कनेक्टिविटी हो गया, अभ्यास हो गया, इनके माध्यम से हम आसियान से मजबूत करेंगे तो हमारा चाइना की तरफ से उन लोगों का रुझान कम होगा। ये सब इसमें आंसर में लिख सकते हैं। देखिए आपको अभी मॉडल आंसर लिखना है, बहुत कुछ आपको एफर्ट नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा आप लिखते चलेंगे तो अभी बहुत समय है, धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे 7 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने, 7 मिनट में आपको केवल एक क्वेश्चन होता है, आपका 20 क्वेश्चन आते हैं और बहुत स्पीड से लिखना होता है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।